हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दो टॉपिक कवर करेंगे। इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में हम देखेंगे कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, ठीक है ना, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ये टॉपिक कवर करेंगे। और स्कैटरिंग में टेंडल इफेक्ट, वाई स्काई इज ब्लू और कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है ना, ये टॉपिक्स देखेंगे हम। पहला देखते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे सिंपल रिफ्रैक्शन हमने देखा होगा, कहीं पर अगर आग जल रही है, ठीक है ना, फायर वगैरह है या कहीं रेडिएटर वगैरह है जहाँ से हीट वगैरह रेडिएट हो रही है, ठीक है ना, उसके थ्रू अगर कोई, जहाँ से वो रेडिएटर का हॉट एयर निकल रहे हैं, ठीक है ना, या हीटर वगैरह कहीं पर है या फिर फ्लेम वगैरह है, तो फ्लेम के ऊपर वाला जो पोर्शन, ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, वहाँ से अगर कोई उसके थ्रू ऑब्जेक्ट को हम अगर विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं तो फ्लिकरिंग जैसा ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है ना, हिलते डुलते हुए ऑब्जेक्ट्स हमको वहाँ पर दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये कोई हॉट एयर है या कोई भी रेडिएटर वगैरह है, यहाँ पर हीटिंग वगैरह कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर हॉट एयर जब ऊपर उठते रहते हैं, इसके थ्रू कोई दूर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे जब हम, ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट जो है हिलता हुआ दिखता है हमें, ठीक है। तो एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही हैं जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, वो लाइट रे जो है डेविएट करते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, क्योंकि जो यहाँ की एयर है, ठीक है ना, हॉटर एयर ऊपर जाना चाहते हैं और एयर जो है कंटिन्यूसली वो ऊपर जा रहे हैं, और एयर का मोशन वगैरह भी है जिसके कारण कंटिन्यूसली वहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टैटिक नहीं रहता, ठीक है ना। यहाँ जो मीडियम ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्टैटिक नहीं रहता और वो चेंज होता रहता है कंटिन्यूसली, जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है हमें फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव सीन द अपरेंट वेविंग और फ्लिकरिंग of object seen through turbulent stream of hot air rising above a fire or radiator, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, ये तो समझ गए हम कि क्यों ये फ्लिकर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब हम हॉट एयर के थ्रू देख रहे हैं वहाँ पर। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे एग्ज़ाम में जब कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, तो हम केवल इतना लिखेंगे, दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्लैक्चुएटिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, एट अ पॉइंट, ठीक है, इतना भी लिख देंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद ये रीज़न हम 2 मार्क्स में लिख लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। वैसे 3 मार्क्स में बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाएँ, और 3 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा सा हम हॉट एयर वगैरह के बारे में ही बता देंगे कि हॉट एयर इज़ लोअर, ठीक है ना, डेंसिटी इज़ लोअर, ठीक है ना, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो लोअर देन कोल्डर एयर सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर नॉट स्टेशनरी, द अपरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू हॉट एयर फ्लैक्चुएट्स, ठीक है ना। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, जो मीडियम है उनका मीडियम ही बेसिकली चेंज हो जा रहे हैं कंटिन्यूसली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही स्टैटिक नहीं है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन ये फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अपरेंट पोजीशन भी चेंज होगा, ठीक है ना। चलिए, और दिस वेविंग इज thus an effect of atmospheric refraction on a small scale in our environment। ये भी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है बट स्मॉल स्केल का है, जो जिसको हम इजीली विजुलाइज कर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो पिंक कलर से अंडरलाइंड है यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है, बोर्ड वगैरह दे रहे हैं उसके लिए, ठीक। मेन रीज़न है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ चेंज इन मीडियम, ठीक है ना, और इस वजह से जो है ऑब्जेक्ट फ्लिकर कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है, स्टार ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल करने का मतलब है कि उनकी पोजीशन स्लाइटली चेंज हो जाए, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो भी
स्टार है उनकी लाइट कभी डिम हो जाए, कभी ब्राइट हो जाए, कभी डिम हो जाए, कभी ब्राइट हो जाए, उसको बोलते हैं हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है ना। तो ज़्यादातर अगर आप देखे हों इस क्लियर स्काई में, इस क्लियर स्काई में अगर आपने स्टार देखा है और वो स्टार 45 डिग्री होराइजन, 45-30 डिग्री होराइजन पे जो रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, वो ज़्यादा ट्विंकल करते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्टिकली अप। ठीक है ना। तो 30-40 की रेंज में, होराइजन से 30-40 की रेंज में जो स्टार रहेंगे वो बहुत अच्छे से ट्विंकल करते हुए देख सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, अब रीज़न हम समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, स्टार की लाइट जो आ रहे हैं, ठीक है, एक ये डायग्राम देखना पहले। जैसे ये अपना अर्थ एटमॉस्फियर है, ये अर्थ एटमॉस्फियर है मान लेते हैं, ये कुछ ऐसा है समझ लो। ठीक है। और अर्थ एटमॉस्फियर के मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है ना। और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी दोनों बढ़ता है। ऊपर लाइटर एयर है और डेंसिटी भी कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है। और जैसे जैसे नीचे आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है। तो लाइट यहाँ पर जाना चाहिए था लाइट को सीधे, ठीक है ना, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने की वजह से लाइट जो है नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर जाते हैं। तो हल्के से ये टूवर्ड्स बेंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, फिर से यहाँ पर फिर से हल्के से बेंड कर जाएंगे नॉर्मल के टूवर्ड्स। तो ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड करते रहेंगे तो ये कर्व पाथ पर लाइट चलते रहते हैं। और कर्व पाथ को जब हम हमारी आइज़ पर ये लाइट रे आते हैं तो इसी लाइट को अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमको स्टार कहीं दूसरी जगह पर दिखाई देगा। ठीक है ना। बेसिकली एक्चुअल जो पोजीशन स्टार की है वहाँ पर स्टार हमको दिखाई ही नहीं देगा, हमें स्टार जो है थोड़े हाइट पर दिखाई देंगे। मान लो स्टार 40 डिग्री होराइजन पर है, ठीक है ना, एक्चुअल में, तो हमें वो दिखाई देगा 41 पर। ठीक है ना। लेकिन हम ये गेस नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअल में 40 डिग्री पर है लेकिन हमको दिखेगा 41 पर, और हमको 41 पर समझ में भी आएगा। ठीक है ना, जब हम देख रहे होंगे तो हमको दिखेगा वो 41 पर ही। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है थोड़े सा हाइट पर दिखते हैं। अपरेंट पोजीशन हम इनको बोल रहे हैं। रियल पोजीशन स्टार की ये है, ठीक है ना, रियल पोजीशन ये है और ये क्या है, अपरेंट पोजीशन है। तो अपरेंट पोजीशन थोड़े हाइट पर दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है ना। जैसे जैसे ये हम हाइट कम होती जाती है, ठीक है ना, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के कारण लाइट जो रे हैं वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किए हैं, और टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने की वजह से, ठीक है ना, अपरेंट ये पाथ चेंज हो गया इनका, जो लाइट रे आ रहे हैं इनका पाथ चेंज हो गया, और ये जो है थोड़े से हाइट पर दिखते हैं, ज़्यादा हाइट पर दिखेंगे स्टार। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन ही यहाँ पर लिखा गया है मेनली, वही हम रीड कर रहे हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। पहले सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटेंस तो यही है। अगर हमसे बोला जाए कि वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार टेक्स प्लेस, तो पहला सेंटेंस यही चिपकाना है हमें, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम आगे चलें, द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फियर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचिंग द अर्थ। ठीक है ना, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन हो रहा है बिफोर रीचिंग द अर्थ, हमको समझ में आ रहा है ये। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंटिन्यूसली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, ग्रेजुअली चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे वो नीचे आ रहे हैं लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। सिंस द एटमॉस्फियर बेंड लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, the apparent position of star is slightly different from actual position. The star appears slightly higher than actual position viewed from horizon. तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वाई स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल हाइट। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा जो है लाइन लिखा देना है, पहला तो सेंटेंस यही लिखना है लेकिन याद रहेगा हमें। ठीक है ना। इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये करते हुए हमें स्टार्ट करना है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और उसके बाद लिखेंगे हम यहाँ पर, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, ये रीज़न दे देंगे हम।
सिंस द एटमॉस्फियर बेंड स्टार लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन, या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं आप स्लाइटली अबव द एक्चुअल पोजीशन। ये भी इतना ही कंप्लीट है। अगर आप ये 4 लाइन लिखना चाहें, 4-5 लाइन, इतना ही कंप्लीट है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, अकर बाई ग्रेजुअल चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज लाइट, ठीक है ना, एंटर थ्रू एटमॉस्फियर, ये करके सेंटेंस बना लेंगे हम। चलिए, तो ये समझ गए हम कि हाइट एबव क्यों है। अब बात आई कि फ्लिकर क्यों कर रहे हैं, ये तो हम समझ में आ गया कि हाइट एबव क्यों है। अब हम फ्लिकरिंग को देख रहे हैं कि फ्लिकर क्यों कर रहे हैं वो, और ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अब देखेंगे। द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार नॉट स्टेशनरी, ठीक है ना, जो अपरेंट पोजीशन स्टार का मिला थोड़ा सा ऊपर, वो भी स्टेशनरी नहीं है, वो भी कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना, जो लाइट आ रही है, ठीक है, बीच में जो एयर है उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही चेंज हो जाएगा, तो अपरेंट पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं अपरेंट पोजीशन जो है स्टेशनरी नहीं है, फिक्स नहीं है, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर नॉट स्टेशनरी, ठीक है ना, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, ठीक है ना, सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर इज नॉट स्टेशनरी, ठीक है। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंट, बहुत दूर है स्टार, दे एक्ट एज पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, बहुत दूर होने की वजह से वो पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, जस्ट एक पॉइंट सोर्स हैं, ठीक है ना। जैसे प्लैनेट वगैरह पास हैं तो वो लार्ज सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, जैसे अपना मून है वो भी लार्ज सोर्स ऑफ लाइट है, सन लार्ज सोर्स ऑफ लाइट है, वो बड़े साइज में रहेंगे। लेकिन स्टार बहुत दूर से आ रहे हैं तो वो पॉइंट सोर्स जैसे दिखते हैं, ठीक है। एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, ठीक है ना, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार फ्लक्चुएट एंड अमाउंट ऑफ स्टार लाइट एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा अगर पाथ चेंज होगा, ठीक है ना, अपरेंट पोजीशन अगर थोड़ा सा भी रे चेंज होगा, डायरेक्शन जो आ रहे हैं वहाँ से रे की डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज होगा, तो इसके कारण जो है स्टार की पोजीशन जो है फ्लक्चुएट कर जाएगा, जिसके कारण जो आई में, हमारे आई में जो लाइट एंटर हो रही है उसका भी अमाउंट ये फ्लिकर करेगा, ठीक है ना। फिर लिख रहे हैं हम द स्टार सम टाइम अपीयर ब्राइटर एंड सम टाइम फेंटर, ठीक है ना, डल एक तरह से समझ सकते हैं हम, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट, ठीक है। कभी ये ब्राइट महसूस होंगे हमें और कभी फेंट महसूस होंगे, ठीक है ना, फेंटेड या फेंटर जो है मीन्स डल, समझ लो डल महसूस होंगे, ठीक है। अच्छा, ब्राइटर या फेंटर महसूस होंगे हमें, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है? क्योंकि दूर से, बहुत दूर स्टार हैं और स्टार पॉइंट साइज के हैं, और जो भी लाइट रे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, उनका पोजीशन जो है चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो है ये अमाउंट ऑफ लाइट वगैरह जो जो आ रही है आइस पर वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो होते ही हैं डिफरेंट, ठीक है, जिससे ब्राइटनेस जो है कम ज़्यादा कभी कभी होती रहती है, ठीक है ना। तो यही मेन रीज़न है स्टार ट्विंकल होने का, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ से हम लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे बोर्ड में, ठीक है ना। चलिए, एनसीईआरटी में जो अभी ये जब एनसीईआरटी सोल्यूशन देखेंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है ना, एग्जैक्ट क्या लिखना है वहाँ लिख देंगे, ठीक है, वही आप कॉपी करके चिपका देना वहाँ पर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं कर रहे हैं? तो ध्यान से अगर देखें हम, ये कुछ डायग्राम हैं, स्टार जो है पॉइंट साइज के दिखेंगे, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं वो थोड़े लार्ज साइज के दिखते हैं क्योंकि वो हमसे कम डिस्टेंस पर हैं।
तो स्टार स्टार जो है बहुत ही पॉइंट साइज के देखेंगे, और प्लैनेट जो है बड़े रहते हैं, ठीक है ना। बड़े होने के कारण इनका ब्राइटनेस भी ज़्यादा रहेगा, और ये मल्टी पॉइंट स्टार समझ सकते हैं, मल्टी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो स्टार का क्या है कि एक ही पॉइंट सोर्स है, उसका लाइट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ फ्लिकरिंग। लेकिन प्लैनेट्स में क्या है, मल्टी पॉइंट है। तो मल्टी पॉइंट होने की वजह से हो सकता है किसी पॉइंट की इंटेंसिटी कम हो गई हो, लेकिन किसी पॉइंट की इंटेंसिटी बढ़ गई हो, किसी दूसरे पॉइंट की कम हो गई है, किसी दूसरे पॉइंट की बढ़ गई है, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट सोर्स हैं। तो किसी का एनर्जी बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, और किसी पॉइंट का, किसी एरिया का इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट जब देखेंगे हम, एवरेज इफेक्ट देखेंगे, तो वहाँ पर हमें महसूस होगा कि कोई चेंज आया ही नहीं है। समझ रहे हैं, लार्ज साइज है, मल्टीपल पॉइंट सोर्स है, मल्टीपल पॉइंट सोर्स होने के कारण किसी किसी पॉइंट का कम हुआ, किसी किसी पॉइंट का बढ़ गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल एवरेज इफेक्ट हमारे को मिलेगा कि कोई चेंज ही नहीं आया, ठीक है ना। मान लो 10 घट गए 10 बढ़ गए, हमेशा 10 घट गए 10 बढ़ गए, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, जीरो, नल। स्टार में लेकिन ऐसा नहीं है, स्टार में एक ही पॉइंट सोर्स है, ठीक है ना। तो स्टार अगर वो डल हुए बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हमको डल दिखाई देंगे, और ब्राइटर हुए तो ब्राइटर दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो स्टार ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते हैं, तो वही यहाँ पर लिख रहे हैं हम स्टेटमेंट में। ये पूरा एनसीईआरटी की ही लाइन आई थिंक होगी। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू अर्थ एंड आर थस सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड सोर्स मतलब बड़े सोर्स ये हमको समझ में आते हैं, ठीक है ना। इफ वी कंसीडर प्लैनेट एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है ना, मल्टीपल पॉइंट सोर्स हम अगर इनको कंसीडर कर लें, द टोटल वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल बी एवरेज आउट टू जीरो, ठीक है ना। मतलब कहीं पर बढ़ा होगा और कहीं पर घटा होगा, तो जब इंडिविजुअल का एवरेज लेंगे हम, ठीक है ना, वेरिएशन का एवरेज, कहीं बढ़ गया कहीं घट गया, तो उनका एवरेज लेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, जीरो। कहीं पर सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा, कहीं सर्टेन वैल्यू से कम आएगा। तो एवरेज जो है डिफरेंस का, वेरिएशन का एवरेज जब लेंगे हम, तो जीरो आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अच्छा, दियर बाई नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, इसलिए जो है ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है नलीफाई हो गया, ठीक है। चलिए इसको भी हम क्वेश्चन आंसर में लिख लेंगे। अभी तो आप समझ गए कि क्योंकि ये पास हैं तो एक्सटेंडेड ऑफ सोर्स हैं हमारे लिए, मल्टी पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, और कुछ कुछ का जो है एनर्जी बढ़ जा रहा है, कुछ का एनर्जी घट जा रहा है। ओवरऑल एवरेज इफेक्ट देखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वाई द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, व्हाट कॉजेज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां लिख रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिक्रीजिंग with increase in height because of decrease in air density. Also refractive index at some height may change due to change in temperature and humidity, ठीक है। तो ये तो आंसर इसका है, दूसरे वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। इसका आंसर यहाँ लिखा गया है। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये तो नहीं लिखा गया है यहाँ पर। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिफ्रैक्शन कॉज बाई एटमॉस्फेयर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिखेंगे हम स्टेटमेंट, ठीक है ना। और अगर हमसे बोला जाए वाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये व्हाट आर कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन बनाया गया है, वाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, तब हम बताएंगे कि एटमॉस्फेरिक, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन हाइट, इन जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, ठीक है ना। दिस इट इज कॉज ऑफ डिक्रीज इन डेंसिटी, जैसे ऊपर जाते हैं जैसे जैसे डेंसिटी डिक्रीज करती है, और डेंसिटी डिक्रीज करने के कारण, ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, और भी रीज़न है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी रीज़न है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, वो सब भी रीज़न है, ह्यूमिडिटी भी है। ठीक है ना, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस इतना लिख देंगे हमारा काम बन जाएगा। मेन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हाइट ऊपर जैसे जैसे जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है ना, बस इतना दिमाग में होना चाहिए बस। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। एडवांस सनराइज एंड सन डिले अब देखेंगे हम। तो जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है और हम यहां पर हैं। ठीक है, तो जब जो है सन होराइजन के ऊपर होगा तो हमें दिखना चाहिए। मान लो अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता, ठीक है ना, तो जैसे ही सन होराइजन के नीचे जाता तो हमको सन दिखना बंद हो जाता, सन हमको नहीं दिख रहे होते। लेकिन बिकॉज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, रिफ्रैक्शन इन एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस। ठीक है ना, जो कि लाइट को टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे। और जैसे जैसे लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर रहे हैं ये, तो ये लाइट कर्व पाथ पर आ गए और जैसे इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ सन की इमेज बनने लगा। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक डायग्राम और देखना ये। ठीक है, सन यहाँ पर एक्चुअल में, ठीक है ना, लेकिन ये लाइट रे देखना बेंड हुई बेंड हुई बेंड हुई और यहाँ पर आए तो इमेज कहाँ पर बनेगा सन का? यहाँ पर कहीं इमेज बनेगा। ठीक है ना, एक्चुअल पोजीशन ये है लेकिन यहाँ पर सन का इमेज बन रहा है। तो जब सन होराइजन के नीचे रहेगा तब भी हम देख पाते हैं। ठीक है ना, 2 सेकेंड बिफोर 2 सेकेंड बिफोर सनराइज और 2 सेकेंड आफ्टर सनसेट भी हम देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस। ठीक है ना, इन आवर एटमॉस्फियर। तो इसी के कारण जो है जब सन बिलो द होराइजन रहेगा तब भी उसकी इमेज जो है अबव द होराइजन बन जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन है, हमें दिखना नहीं चाहिए था लेकिन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सन की इमेज जो है यहाँ पर बन गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इमेज ऊपर बन गए, तो हमको दिखेगा सन अबव द होराइजन। ठीक है ना, तो ये 2 मिनट का रहता है डिफरेंस, तो ये नंबर हमें याद रखना है 2 मिनट। ठीक है, ये डायग्राम भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ये एग्जाम में डायग्राम बनाना है जब भी वाई करके पूछेंगे। ठीक है ना, वाई एडवांस सनराइज एंड सन डिले, डिले सनसेट, ठीक है ना, टेक्स प्लेस, तो ये डायग्राम हम चिपका देंगे और ये थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिख लेंगे। सन इज विजिबल अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट, ठीक है ना, आफ्टर द सनसेट, एक्चुअल सनसेट, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, बाई एक्चुअल सनराइज वी मीन एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होराइजन बाई सन। एक्चुअल सनराइज सनसेट का मतलब यहां पर यह है कि एक्चुअली जब ये जो एक्चुअल पोजीशन सन की है वो होराइजन पर हो जाए, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल सनराइज या फिर एक्चुअल सनसेट। जब इमेज नहीं, इमेज कहीं भी हो सकता है, जब एक्चुअल जो है सन ही हमारा, ठीक है ना, होराइजन पर रहेगा तब हम बोलेंगे सनराइज हो रहा है, वो एक्चुअल सनराइज है। और एक्चुअल सनसेट कब होगा? जब सन एक्चुअली जो है एक्चुअल में होराइजन पर रहेगा, ठीक है ना, सनसेट के टाइम पर, तब हम बोलेंगे एक्चुअल सनसेट। ठीक है, तो हमें सन जो है ओवरऑल 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, 2 मिनट सनसेट और 2 मिनट ये सनराइज पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू सेम फिनोमेना। तो सनराइज और सनसेट पर, जस्ट सनराइज सनसेट पर अगर हम देखें, जब इमेज जो है हमको होराइजन पर दिख रही हो, तो बेसिकली यहां पर सन अभी है ही नहीं। सन कहां पर है? सनसेट हो चुका है अभी। ठीक है ना, ये सनसेट की इमेज है, सनसेट एक्चुअल में हो चुका है यहां पर। तो हमको सन की डिस्क ऐसे कुछ समझ में आती है, कहीं कहीं डिस्टॉर्टेड वो सन दिखते हैं हमें। ठीक है ना, पूरा एक्चुअल सन नहीं रहेगा पूरा, कभी कभी ये देखने को मिलता है, ऐसा नहीं हमेशा ऐसा रहेगा। ठीक है ना, जहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सडनली चेंज हो रहा हो,
ठीक है, गर्मियों वगैरह में जहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, वहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है। जब भी टेम्परेचर वेरिएशन रहेगा, ये टेम्परेचर वेरिएशन नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन ज़्यादा रहेगा, फ्लक्चुएट कर रहा होगा, वहाँ पर हमको ऐसा दिखाई देगा। और ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, फ्लिकर कर रहा होगा, कभी यहाँ पर बन जाएगा सर्कल, कभी यहाँ सर्कल रहेगा, कभी यहाँ सर्कल रहेगा। और ये जो है परफेक्ट नहीं रहेंगे, ये फ्लैट फ्लैट रहेंगे, एलिप्स जैसे रहेंगे, हल्का सा एलिप्टिकल रहेंगे ये, ठीक है ना। इनकी इमेज जो रहेगी वो हल्का सा एलिप्टिकल रहेगा। तो ये सन की जो डिस्क बन रही है, ये इमेज जो बन रहा है सन का, वो कैसा है, एलिप्स रहेगा हल्का सा ये, ठीक है ना। ये परफेक्ट सर्कल नहीं रहेगा, थोड़ा सा एलिप्टिकल रहेगा ये, ठीक है। ये फ्लैट रहेगा, हल्का सा सन फ्लैट जैसा दिखेगा, ठीक है ना, सनसेट और सनराइज के टाइम पर, जब जस्ट होराइजन पर रहेगा तब। ये नहीं कि आप सो के उठे 8 बजे और देख रहे हो कि हमें ये एलिप्स जैसा दिखेगा, तब नहीं दिखेगा ये, ठीक है ना। बिल्कुल होराइजन पर जब सन रहे तब देखें हम, तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बेसिकली ये डायग्राम जैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइट आ रहे हैं, लाइट के पाथ हमें विजिबल हैं। लाइट के पाथ क्यों विजिबल हैं, लाइट तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल या एयर ड्रॉप्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स जो छोटे छोटे रहेंगे, उनके कारण लाइट की स्कैटरिंग होगी, ठीक है ना। यहाँ पर लाइट जो है, जैसे ही छोटे पार्टिकल से जब लाइट स्ट्राइक कोलिजन करते हैं, ठीक है ना, तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं लाइट, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। या फिर डस्टी रूम में हम, जैसे ये डस्टी रूम है और डस्टी रूम में लाइट एंटर कर रहे हैं, तब भी हमें पाथ दिखता है लाइट का, ठीक है ना, वो रेज दिखती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये पाथ ऑफ लाइट है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये हमको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो वही लिख रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिफाइन कर रहे हैं, इट इज फेनोमेना इन ड्यू टू विच सम पार्ट ऑफ लाइट रीडायरेक्टेड और थ्रोन लिख सकते हैं आप, थ्रोन इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन स्मॉल पार्टिकल। जब लाइट स्मॉल पार्टिकल पर इंसिडेंस होता है, तो जो है लाइट रीडायरेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, या फिर थ्रो हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, ठीक है ना। अच्छा, एक टर्म यहाँ, एक स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं हम, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम ऑफ हेडलाइट मेक्स द पाथ विजिबल इन फॉग। जैसे डस्टी विंड चल रहे हैं या फिर फॉगिंग वगैरह हुआ है, ठीक है ना, ये स्मोक वगैरह है, तो वहाँ पर हेडलाइट, जो भी कोई हेडलाइट है, जैसे गाड़ी की हेडलाइट हो सकती है, या फिर कोई लेज़र बीम है, ठीक है ना, वहाँ पर भी लेज़र का पाथ जो है, पाथ हमें दिखता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है ना। यहाँ लिख रहे हैं हम, नैरो सन बीम पाथ इन डार्क रूम इज विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डस्ट विथ डस्ट इन एयर। ये भी वही है कि डस्ट ही, अगर ये रूम है, डस्ट है और नैरो बीम आ रहे हैं लाइट के, सनलाइट के, तो वहाँ पर हमें वो बीम जो है, बीम का पाथ दिखाई देगा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है ना, ऑफ लाइट विथ डस्ट इन एयर। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम देखना, ठीक है, ये ट्रू सोल्यूशन है, ये ट्रू सोल्यूशन है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे थोड़े दिन में। ये ट्रू सोल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, ठीक है ना, होमोजीनियसली मिक्स्ड है, इसमें कोई सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं है, और ये जो है कोलाइड जैसे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, जैसे ये मान लेते हैं वाटर है, ठीक है ना, परफेक्ट वाटर है, सॉल्ट इसमें एडेड नहीं है, वाटर है समझ लो। और दूसरा ये जो डायग्राम है, इसमें वाटर में हमने क्या किया, 2-3 ड्रॉप्स मिल्क ऐड कर दिया हमने, 2-3 ड्रॉप्स मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा क्लाउडी जैसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लेज़र लाइट पास करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स मिल्क ऐड किया है, वहाँ पर पाथ ऑफ लेज़र दिखाई देगा, और इसमें पाथ ऑफ लेज़र दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पर लिखा गया है स्टेटमेंट में,
द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट passing through a true solution is not visible. However, the path becomes visible through a colloidal solution where the size of particle is relatively large. ठीक है ना? तो colloidal solution से जब पास होगा तब विजिबल रहेगा, और ट्रू सोल्यूशन से पास होगा तो विजिबल नहीं रहेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट वही स्कैटरिंग ही है, इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, वही है, उसी पार्ट है बेसिकली. टिंडल इफेक्ट यही है कि कोई सोल्यूशन है उसमें जो है कोई कुछ पार्टिकल्स हमने रख दिए, जैसे यही अभी देखा मिल्क वाला एग्जांपल. ठीक है ना, वाटर है उसमें 2-3 ड्रॉप मिल्क ड्रॉप डाल दिए हैं हम. ठीक है, और उसमें लेज़र बीम एंटर करा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट वो पाथ विजिबल रहता है. ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट. तो यहाँ लिख रहे हैं हम the scattering of light by particle in colloidal solution which make the path visible, this is called Tyndall effect. ठीक है, और नेक्स्ट लिख रहे हैं हम the color of scattered light by suspended particle depend on size of, ठीक है, particle, very small particle scatter shorter wavelength. एक टर्म यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं हम कि जैसे कोई वाइट लाइट, मान लो हम किसी कहीं पास कर रहे हैं वाइट लाइट मान लो, तो कौन सी वाइट लाइट हैव 7 कलर. ठीक है ना, हमें पता है, तो कौन सी लाइट स्कैटर करेगा. ठीक है ना, ये पार्टिकल साइज पर डिपेंड करता है. 12th में हम देखेंगे ये थोड़ा सा, अभी तो नहीं, 12th में देखेंगे हम कि जब साइज बहुत छोटे रहते हैं, ठीक है ना, वेवलेंथ से बहुत छोटे रहते हैं, वेवलेंथ का ऑर्डर है 7000 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में रहता है वाइट लाइट, ये वाइट लाइट. ठीक है, विवग्योर. तो अगर मान लो साइज इनसे छोटे हैं लेकिन बहुत छोटे नहीं है, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का नहीं है. ठीक है ना, थोड़े से बड़े हैं, मीन्स वेवलेंथ से बहुत छोटे हैं, जैसे 100 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के हैं मान लो. ठीक है ना, बहुत डस्ट पार्टिकल जैसे बहुत छोटे हैं. ठीक है ना, जो नेकेड आई से नहीं दिख सकते या बहुत ही छोटे दिख सकते हैं, तो बहुत छोटे दिखेंगे. ठीक है ना, तो वहां पर शॉर्टर वेवलेंथ केवल और केवल स्कैटर होते हैं. लेकिन जहां पर लार्ज पार्टिकल रहते हैं, लार्ज पार्टिकल मतलब ऐसे नहीं पत्थर वाले पार्टिकल, ठीक है ना, वो भी बहुत छोटे रहेंगे लेकिन आई से इजीली देख सकते हैं जिन पार्टिकल्स को हम, वहां पर क्या होता है, सारी वेवलेंथ को वो स्कैटर करते हैं, सारी वेवलेंथ को यूनिफॉर्म स्कैटर करते हैं. ठीक है ना, फिर से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. जब भी पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहेगा तो वो केवल और केवल शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर करेंगे. जब पार्टिकल साइज बड़ा रहता है, ठीक है ना, वहां पर यूनिफॉर्मली सारे कलर को वो स्कैटर करते हैं. ठीक है, ये 12th में देखेंगे. तो वही यहां पर लिख दिया इन्होंने बस, केवल द कलर ऑफ स्कैटर द लाइट इज बाई सस्पेंडेड पार्टिकल डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल. साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है. तो वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल रहेंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ को केवल स्कैटर करेंगे. ठीक है ना, यहां पर कोई ऑब्जर्वेटरी है, यहां से कोई लेज़र वगैरह भेजा जा रहा है. ठीक है ना, हो सकता है मून पर भेजा रहा हो, कहीं भी भेजा जा रहा है लेज़र लाइट ये कोई. ठीक है, तो यहां पर लेज़र का पाथ हमें विजिबल है बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट. ठीक है, अच्छा, अब यहां देखना ध्यान से, जैसे सनलाइट आ रहे हैं तो सनलाइट में क्या है, सारे कलर हैं. ठीक है ना, विवग्योर के सारे कलर हैं. तो रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है, 7000 एंगस्ट्रॉम रेड कलर का वेवलेंथ होता है. और इंडिगो का होता है ये 4000 एंगस्ट्रॉम. इंडिगो, या फिर आप इंडिगो ना समझ के ब्लू समझो. ठीक है ना, ब्लू के पास वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम. तो ब्लू का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है. और हमारे एयर, ये जो भी एटमॉस्फियर है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है ना, तो एयर मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा है, हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, इतना छोटा मॉलिक्यूल है. तो जो एयर मॉलिक्यूल हैं ये कौन सी वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ को ज़्यादा स्कैटर करेंगे, शॉर्टर वेवलेंथ को बहुत ज़्यादा स्कैटर करेंगे. ठीक है ना, लॉन्गर वेवलेंथ को उतना स्कैटर नहीं करेंगे. एयर मॉलिक्यूल स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ इन हाई अमाउंट. ठीक है ना, शॉर्टर वेवलेंथ को बहुत ज़्यादा स्कैटर करेंगे. तो ये क्या करेंगे,
जो भी ब्लू, इंडिगो, ये सब वाले कलर हैं, ठीक है ना, जिनका वेवलेंथ बहुत कम है, इसको स्कैटर कर देंगे। बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग, बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। समझ पा रहे हैं? हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग। तो वही यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा, हमने क्वेश्चन लिखा है वाई स्काई कलर इज ब्लू, और इसको लिख रहे हैं हम, द मॉलिक्यूल ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल इन एटमॉस्फियर हैव साइज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है ना, दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू एंड, ठीक है ना, देन लॉन्गर वेवलेंथ एट रेड एंड। तो रेड को ये कम स्कैटर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है। ये मोर इफेक्टिवली शॉर्टर वेवलेंथ को, ठीक है ना, स्कैटर कर पाते हैं ब्लू एंड पर। ठीक है, और फिर लिख रहे हैं हम, द रेड लाइट हैज़ वेवलेंथ 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। Thus, when sunlight pass through atmosphere, the fine particle in air scatter the blue color wavelength more, ठीक है ना, strongly than red। तो रेड को ज़्यादा कम स्कैटर करते हैं, ब्लू को बहुत ज़्यादा स्कैटर करते हैं ये, ठीक है ना। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर आवर आइज। तो बिकॉज ऑफ दिस स्कैटरिंग हमारे आइज पर कौन सी लाइट आती है? ब्लू लाइट। सन कहीं पर भी है, सन से लाइट आया इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर, और ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो हमको दे दिया ब्लू कलर, तो हमें वहां पर क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। इसी वजह से पूरा जो है स्काई हमें ब्लू दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग, ब्लू कलर स्कैटरिंग। ठीक है, अच्छा, अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फियर नहीं होता, ठीक है ना, तो हमें जो है स्काई ब्लैक दिखाई देता, ठीक है ना। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर, ठीक है ना, देन वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, देन द स्काई वुड लुक डार्क, ब्लैक डार्क दिखाई देते हमें, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान सुनना, द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना, एज स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स। ध्यान सुनना, बहुत ज़्यादा हाइट पर, जैसे ये कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉट जो है, मान लो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, ठीक है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वहाँ पर उतना एटमॉस्फियर है नहीं, ठीक है ना। एटमॉस्फियर मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा गैसेज मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है ना, गैस प्रेशर बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली वैक्यूम रहता है वहाँ। तो बिकॉज वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो स्कैटरिंग भी बहुत कम होगी। तो स्कैटरिंग कम होने के कारण उनको क्या दिखाई देगा? ब्लू दिखाई नहीं देगा स्काई, उनको क्या दिखाई देगा? डार्क। जब वो ऊपर देखेंगे तो उनको डार्क दिखाई देगा, ठीक है। जैसे ये जो है मून से पिक्चर लिया गया है, मून सरफेस से, ठीक है ना, पिक्चर लिया गया है। तो मून सरफेस से अर्थ को देखेंगे तो पूरा का पूरा अर्थ का जो स्काई है, नियर अर्थ, ये पूरा स्काई जो ये पिक्चर है, ठीक है ना, ये पिक्चर की बाउंड्री है। तो ये रही पिक्चर, और देख रहे हैं हम पूरा ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, केवल अर्थ दिखाई दे रहे हैं हमें, बाकी जो है स्काई हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम मून को देखते हैं डे में, तो हमको क्या दिखाई देता है? ब्लू स्काई दिखाई देता है और मून दिखाई देता है। लेकिन मून से अर्थ को देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक कलर का स्काई दिखाई दे रहा है, बिकॉज मून हैव नो एटमॉस्फियर, ठीक है ना। सो देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर लाइट टेक्स प्लेस। तो हमें क्या दिखाई देगा? स्काई ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है ना, डार्क ब्लैक दिखाई देगा। अच्छा, एक और स्कैटरिंग की एग्जांपल है, जो सनसेट और सनराइज पर, सनसेट और सनराइज पर अगर हम देखें, सन का जो डायग्राम रहेगा, सन का जो कलर रहेगा, वो हमको रेडिश दिखाई देता है सनसेट और सनराइज पर। ये जो है सनराइज है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत फॉगिंग हुई है, ये सनराइज है, सनराइज हो रहा है यहाँ पर, और ये सनसेट है, सनसेट हो रहा है, ठीक है ना।
दोनों समय सनसेट और सनराइज पर हमें ये जो सन है, सन और नियर द सन हमको क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। क्यों रेड दिखाई देता है? क्योंकि सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो पाथ ट्रेवल्ड बाई सनलाइट है वो ज़्यादा रहेंगे। ध्यान से देखना इस डायग्राम को थोड़ा सा। जैसे मान लो जब हमारा सन यहां पर है, ठीक है ना, तब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन अर्थ एटमॉस्फियर रहेगा, और जब सन होराइजन पर रहेगा सनराइज के टाइम पर, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सनलाइट इन आवर एटमॉस्फियर। और जब नून जो है 12 नून रहेगा, ऊपर जब रहेगा 12 नून पर, ठीक है ना, जब सन जो है ऊपर रहेगा जस्ट, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सन लाइट इन आवर एटमॉस्फियर सबसे कम रहेगा 12 नून पर। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब ट्रेवल होगा? सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कब ट्रेवल होगा? मॉर्निंग में, ठीक है ना। और सबसे कम डिस्टेंस कब ट्रेवल होगा? नून में, 12 नून पर। तो मॉर्निंग में क्या दिक्कत होगी कि सनलाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है इन आवर एटमॉस्फियर। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण जितनी भी ब्लू लाइट है सब के सब स्कैटर हो गए। ब्लू, इवन ग्रीन वगैरह भी थोड़े बहुत स्कैटर हो गए, ठीक है ना। ब्लू ग्रीन वगैरह सारे स्कैटर हो गए। बचा क्या हमारे पास? रेडिस, ठीक है ना। रेडिस बच गए, रेड वाले बच गए, रेड वाले कम स्कैटर हुए। तो हमें रेड ही दिखाई देता है सन, ठीक है ना, मॉर्निंग में ये सनराइज और सनसेट पर। क्योंकि सनराइज और सनसेट पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सन रेज हैं इन आवर एटमॉस्फियर बिकम वेरी लार्ज, ठीक है ना। तो लार्ज डिस्टेंस के कारण जो स्कैटरिंग होती है वो बढ़ जाती है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर तो पूरे स्कैटर हो गए, बचेंगे क्या? बच गए रेड कलर। तो रेड कलर हमको दिखाई देता है वो। तो यहां हम लिख रहे हैं कलर ऑफ आवर सन एट सनसेट एंड सनराइज एंड सनसेट, द सन एंड सराउंडिंग स्काई, ठीक है ना, अपीयर रेड एट सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ ब्लू कलर present in sunlight has been scattered out away from our line of sight, leaving behind mainly red color, ठीक है ना, in direction of sunlight beam that reaches our eyes, ठीक है, ठीक है ना। और एक लाइन इसमें मिसिंग है, बिकॉज ऑफ लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सनलाइट इन आवर एटमॉस्फियर, ठीक है, बिकॉज लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सनलाइट इन आवर एटमॉस्फियर एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। तो ये हमको रेड दिखाई देंगे कुछ ऐसे। अच्छा, जिनके पास मान लो एटमॉस्फियर ही नहीं है, ठीक है ना, जैसे मून वगैरह के पास एटमॉस्फियर नहीं है, तो मून पर जब सनसेट या सनराइज होगा मून पर, ठीक है ना, तो वहां पर रेड कलर नहीं दिखाई देगा। वहां पर कैसा दिखाई देगा? जैसा जो है 12 मून पर, जो मून के नॉर्मल पर रहेगा सन, ठीक है ना, वैसा ही सनसेट और सनराइज दोनों पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लिख रहे हैं यहां पर द सन अपीयर वाइट व्हेन इट इज ओवरहेड, ठीक है, इन द स्काई, बिकॉज सन लाइट ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस इन एटमॉस्फियर, ठीक है ना, सो लेस स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई सन अपीयर वाइट, ठीक है ना, वाइटर एट द टाइम ऑफ नून, ठीक है ना, 12 नून पर क्यों वाइटर दिखते हैं, या फिर नून पर वाइटर क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अभी, तो स्कैटरिंग कम हुई है। स्कैटरिंग कम होने के कारण ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? वाइट के वाइट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये है सनसेट और सनराइज एट मार्स का ये डायग्राम है। मार्स पर सनसेट और सनराइज जब होता है तो कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहां पर रेड कलर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि मार्स का जो एटमॉस्फियर है
वो अर्थ के एटमॉस्फियर से 1/100 टाइम थिनर है। समझ रहे हैं ना, 100 टाइम थिनर है। जैसे अर्थ का एटमॉस्फियर मान लो 10 किलोमीटर का है, तो मार्स का जो एटमॉस्फियर होगा वो फ्यू 100 मीटर होगा, बस 100 मीटर होगा। ये 10 किलोमीटर मान लो वो है, ठीक है ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर रहेंगे, ठीक है ना। तो 100 टाइम्स ये कम है, समझ रहे हैं। तो यहां पर उतना ज़्यादा स्कैटरिंग होगी नहीं, तो सन जो है वाइट के वाइट ही दिखाई देंगे सनसेट और सनराइज पर। ये मार्स का डायग्राम है, मार्स से क्लिक किया गया पिक्चर है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, अब जो है हमें पता चल गया कि रेड कलर स्कैटर नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। रेड कलर जो है स्कैटरिंग होती नहीं है उतनी ज़्यादा, ब्लू कलर की ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। तो जितने भी सिग्नल, डेंजर सिग्नल या सिग्नल के लिए जो कलर बनाया जाएगा जो दूर से दिख जाए, ठीक है ना, डेंजर सिग्नल दूर से दिख जाए, उसके लिए क्या करेंगे हम, रेड कलर का डेंजर सिग्नल बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेंजर सिग्नल लाइट आर मेड बाई रेड कलर बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर बाई फॉग और स्मोक, देयरफॉर इट कैन बी सीन फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेड कलर का सिग्नल बनाया जाएगा, डेंजर सिग्नल वगैरह रेड कलर के बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इनकी स्कैटरिंग कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण इनकी स्कैटरिंग कम होती है, लीस्ट स्कैटर होते हैं, दैट्स वाई वी प्रिफर रेड कलर, ठीक है ना, इन मेकिंग डेंजर सिग्नल लाइट, ठीक है। तो ये दिख रहा है जैसे डायग्राम। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से समझना ये एक्सपेरिमेंट। यहां पर कोई कोलाइडल सोल्यूशन लिया गया, ठीक है ना, मान लो मिल्क लिया, ये वाटर लिया, वाटर में हमने 2-3 ड्रॉप्स मिल्क डाल दिया हमने, ठीक है। और यहां पर वाइट लाइट लिया, वाइट लाइट सोर्स लिया गया, और इसके फोकस पर L1 लेंस है, लेंस के फोकस पर हमने लगा दिया सोर्स। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस ऑल लाइट बिकम पैरेलल, ऑल लाइट बिकम पैरेलल, ये पैरेलल वाइट लाइट है। अच्छा, इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, इसी पैरेलल बीम को हमने कोलाइडल सॉल्यूशन से पास किया। तो यहां पर जितने भी ब्लू कलर थे, ठीक है ना, व्हाइट कलर में जो भी ब्लू एंड पर जो कलर थे वो स्कैटर हो गए, ठीक है ना। किसकी स्कैटरिंग नहीं हुई, ज्यादातर रेड वाले कलर की, रेड एंड के जो कलर हैं उनकी स्कैटरिंग कम हुई। इसके बाद क्या करते हैं हम, एक लेंस लगाते हैं L2 जो कि पैरेलल बीम को अपने फोकस पर फोकस करेगा, और इसके फोकस पर हम जाकर एक इस वाइट स्क्रीन लगा देते हैं। जैसे ही वाइट स्क्रीन लगाते हैं तो वाइट स्क्रीन पर हम देखते हैं कि रेड कलर का जो स्पॉट बन रहा है, वाइट स्क्रीन पर रेड कलर का स्पॉट बनेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ब्लू लाइट स्कैटर हो गया और रेड वाले बच गए, वही आ गए अनस्कैटर्ड रेड जो कलर है वो आ गए हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये भी बेस्ट एग्जांपल है, स्कैटरिंग ब्लू कलर की ज़्यादा होती है ये शो करने का, ठीक है। अच्छा, ये हम वैसे तो 12th में पढ़ेंगे, अभी केवल हम एक स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने 12th, ये 10th क्लास में नहीं है। क्लाउड, स्नो एंड अपरेंट, एक मिनट, एक सेकेंड, ध्यान सुनना। जैसे मान लो यहां पर, ये डायग्राम वैसे दिख नहीं रहा होगा आपको, ये ब्राइटनेस ज़्यादा होने के कारण ये दिख नहीं रहा है। चलिए हम बस समझा दे रहे हैं, ये एक आइस का क्यूब है, हैमर्ड आइस है। आइस लिया हमने, आइस का क्यूब, उसको हैमरिंग कर दिया, ठीक है ना। हैमरिंग के बाद देखा गया कि यहाँ पर आइस जो है
पहले मान लो ट्रांसपेरेंट आइस था, एक ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब लिया, ट्रांसपेरेंट थे, लाइट थ्रू आउट चले जा रहे थे। आफ्टर हैमरिंग लाइट नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि आफ्टर हैमरिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए इसमें, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए और उन पार्टिकल की साइज काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना, उन पार्टिकल्स की साइज मॉलिक्यूल की साइज से बड़ी है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर साइज से काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो उन छोटे छोटे पार्टिकल्स से क्या हुआ कि जब भी पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर साइज से काफ़ी बड़े रहेंगे, मॉलिक्यूलर साइज से काफ़ी बड़े रहेंगे जब पार्टिकल साइज, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म स्कैटरिंग करते हैं। मतलब वाइट कलर, ये रेड कलर हो, ब्लू कलर हो, ग्रीन कलर हो, वो भेदभाव नहीं करेंगे, ऑल कलर गेट स्कैटर्ड इन इक्वल अमाउंट। तो जब वाइट लाइट इस हैमर्ड आइस पर पड़ रहे हैं तो सभी कलर स्कैटर हो गए। इस वजह से हैमर्ड आइस जो है, आइस आफ्टर हैमरिंग हमको वाइट दिखाई देगा, ठीक है ना। जो गोला खाते हैं हम आइस वगैरह का, तो वहां पर देखते होंगे वो ट्रांसपेरेंट नहीं दिखता है, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वहां पर छोटे 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 पार्टिकल्स रहते हैं आइस के, जो कि सारे जो है कलर को यूनिफॉर्मली स्कैटर कर देते हैं। इस वजह से ये हमको वाइट दिखाई देते हैं। स्नो में भी वही है। स्नो में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी साइज काफ़ी बड़ी है, दैट्स वाई वो सारे कलर को यूनिफॉर्म स्कैटर करेंगे और हमको स्नो वाइट दिखाई देगा। क्लाउड में भी वही है। क्लाउड लुक ये क्लाउड लुक लाइक वाइट कलर, ठीक है ना। क्लाउड जो है हमें सफ़ेद कलर के दिखते हैं, वाइट कलर के दिखते हैं, ठीक है। क्यों सफ़ेद कलर के दिखते हैं? ये एक्चुअल में इनका कलर ब्लैक होता है। ब्लैक क्या, डार्क होता है, ठीक है ना। इन अब्सेंस ऑफ लाइट सभी जो है डार्क कलर के रहेंगे, ठीक है। तो इनका कलर कोई नहीं है, ठीक है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे हैं और इनकी साइज मॉलिक्यूलर साइज से काफ़ी बड़ी है। तो ये क्या करते हैं, सारे कलर को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं, सारे कलर को इक्वल अमाउंट में स्कैटर करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से इनका कलर वाइट दिखाई देता है हमें, ठीक है। क्योंकि सारे कलर स्कैटर हो गए ना, ब्लू से लेकर रेड तक सारे स्कैटर हो गए। जब सारे स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है ना, बिना भेदभाव के, तो वहां पर हमको क्या दिखाई देगा, वाइट कलर। तो वही यहां पर लिख रहे हैं, क्लाउड, स्नो एंड आइस अपीयर वाइट बिकॉज दे हैव लार्ज पार्टिकल विच स्कैटर कलर यूनिफॉर्मली। अच्छा, यहाँ पर लार्ज पार्टिकल लिखने का ये मतलब नहीं है कि मीटर ऑर्डर या सेंटीमीटर ऑर्डर, ठीक है ना, तब भी वो छोटे हैं, लेकिन हाँ आइस से देख सकते हैं हम, इतने बड़े वो हैं कि आइस से देख सकते हैं हम, ठीक है ना, इतने लार्ज हैं। और कोलाइडल सोल्यूशन जो देखा था उस स्कैटरिंग वगैरह में, वहाँ पर टेंडल इफेक्ट में, वहाँ पर बहुत ही छोटे पार्टिकल थे, ठीक है ना, बहुत ही छोटे पार्टिकल थे, एयर मॉलिक्यूल वगैरह बहुत छोटे पार्टिकल हैं, तो जो कि आइस से नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये वाइट दिखाई देते हैं, क्योंकि सारे कलर का ये स्कैटरिंग कर दे रहे हैं, ठीक। स्कैटरिंग में इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। उसमें बेसिकली हम क्वेश्चन ही लिख कर आएंगे, आंसर लिख कर आएंगे, वही आंसर रीड कर देना है हमें उसमें, ठीक है। बोर्ड के लिए आपका रहेगा मेनली वो, ठीक। ठीक है, आप लीव कर सकते हैं। और ये वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है ना, जिससे सब्सक्रिप्शन काउंट वगैरह बढ़े, ठीक है।